हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन सोशियोलॉजी। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ समाजशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसे आप सबसे पहले खुद से सॉल्व करने की ट्राई करें, देन मैं उसके आंसर्स आपको बता दूंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा गलत है। तो हमें ऑप्शंस को पढ़ेंगे और इसमें से देखेंगे कि इनमें से कौन सा गलत है। सीखने की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष के विकास को हम समाजीकरण कहते हैं। यह समाजीकरण की परिभाषा दी गई है कि समाजीकरण क्या होता है। सीखने की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो मनुष्य है उसके सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष का विकास होता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आयु के बढ़ते क्रम में भी समाजीकरण की प्रक्रिया होती रहती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सी है कि आयु के बढ़ते क्रम में समाजीकरण की प्रक्रिया थोड़ी मंद हो जाती है। और डी है कि आयु के बढ़ते क्रम में समाजीकरण की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो इनमें से आप देखिए कि कौन सा गलत होगा। तो इसमें से जो गलत होगा वो होगा डी, क्योंकि कभी भी खत्म नहीं होती, वो धीमी हो सकती है, लेकिन सोशलाइजेशन समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया होती है जो एक मनुष्य के पूरे जीवन काल से, उसके जन्म के बाद से लेकर उसकी मृत्यु तक क्या होती है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है समाज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये परिभाषा किसने दी। तो ये एक परिभाषा है। चलिए इस परिभाषा को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किसने दिया है। तो हमारी परिभाषा है, समाजीकरण के अंतर्गत वे सभी प्रक्रियाएं आती हैं जिनसे कोई बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक अपने सामाजिक कौशल, भूमिका, प्रतिमान, मूल्य तथा व्यक्तित्व के प्रतिरूप ग्रहण करता रहता है। तो ये एक समाजीकरण की परिभाषा है। तो जो ये परिभाषा ये दी थी गुडे ने। उनका कहना था कि समाजीकरण में बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं आती हैं जो हमारे बचपन से लेकर हमारे वृद्धावस्था तक हमें दिखाई देती हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि समाजीकरण की प्रक्रिया को किसने एक सूत्र के रूप में दिया था, जो ये है कि व्यक्ति इंटू समाज इज इक्वल टू व्यवहार, कि व्यक्ति और समाज का जो गुणनफल होता है वो व्यवहार होता है। तो इसे दिया था कूले, मीड, लुंडबर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो जो तीसरे का सही उत्तर होगा वो होगा लुंडबर्ग। लुंडबर्ग ने समाजीकरण की प्रक्रिया को एक सूत्र के द्वारा समझाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक भूमिका किसकी होती है। प्राथमिक भूमिका नातेदारी समूह की, विद्यालय की, क्रीड़ा समूह की या फिर परिवार की। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवार। जो परिवार होता है, जो हमारी फैमिली होती है, वो हमारे सबसे पहले प्राइमरी रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, समाजीकरण किस सामाजिक प्रक्रिया के तहत आता है। क्योंकि समाजीकरण एक सोशल प्रोसेस है, लेकिन वो किसके अंतर्गत आती है। प्रतिस्पर्धा, व्यवस्थापन, सहयोग या फिर प्रतिकूलन। तो जो 5 का सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सहयोग, क्योंकि समाजीकरण द्वारा हम कॉपरेशन देते हैं। प्रतिस्पर्धा, व्यवस्थापन और प्रतिकूलन जो है ये सामाजिक प्रक्रियाओं के नकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक भी हम ये कह सकते हैं, जो उनके विपरीत होती हैं। क्योंकि प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन, इन सब चीज़ों से क्या होता है, समाजीकरण नहीं होता, जबकि वो सहयोग के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि फ्राइड है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे फ्राइड, उनके द्वारा जो सुपर ईगो है वो मीड की किस धारणा के समान है। क्योंकि फ्राइड ने ईगो, सुपर ईगो जैसे कॉन्सेप्ट दिए थे कि इड, ईगो, सुपर ईगो, 3 चीज़ों के बारे में बताते हैं वो। चलिए एक बार उनको देख लेते हैं। जो फ्राइड है उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बताया था हमें, इड, और एक होता है ईगो, और जो लास्ट होता है वो होता है हमारा सुपर ईगो। ठीक है, इसके बारे में किसने बताया था, फ्राइड ने। तो वो ये बता रहे हैं जो फ्राइड का सुपर ईगो है वो मीड की किस धारणा के समान है, मी, इड, आई या सेल्फ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें से 2 ऑप्शंस तो कट ही हो जाते हैं, बी एंड डी, क्योंकि इड और सेल्फ के बारे में मीड ने नहीं कहा था। मीड ने कहा था आई और मी के बारे में। तो इनमें से हमें देखना है कि सुपर ईगो किस में आता है। तो वो आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मी में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नीचे समाजीकरण के सिद्धांत से संबंधित तथ्य तथा उनके प्रतिपादकों के नाम दिए गए, कि एक जगह समाजीकरण के सिद्धांत हैं और एक जगह उनसे रिलेटेड फाउंडर्स। तो हमें उन्हें मैच करना है और ये देखना है कि इनमें से कौन सा गलत मैच हुआ है। पहला है इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, अहम और पराहम, फ्राइड, ये बिल्कुल सही हो गया। सामूहिक प्रतिनिधित्व, दुर्खान, ये भी सही हो गया। आत्मवादी सिद्धांत, ये भी मीड ने दिया था, ये भी सही हो गया। डी देखें, सामाजिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो सामाजिक स्वतंत्रता का सिद्धांत ग्रीन ने नहीं दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आई और मी के बीच में एक काल्पनिक संचार माध्यम की बात
मीड ने अपने सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में कही थी, तो इसमें उन्होंने क्या नाम दिया था आई और मी के बीच में? वो एक काल्पनिक संचार माध्यम बताते हैं, कम्युनिकेटिंग, इंटरप्रिटेशन, माइंडिंग या फिर थिंकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा माइंडिंग। वो इसे क्या कहते हैं? माइंडिंग कहते हैं। आई और मी के बीच जो एक काल्पनिक संचार होता है उसे मीड ने माइंडिंग कहा था। क्वेश्चन नंबर 9, फ्राइड द्वारा दी गई इट की धारणा मीड ने किस धारणा के समान मानी थी? अभी आपने देखा, हमने अभी सुपर ईगो की बात की थी जो कि मी के समान था, तो जो इड होगा वो किसके समान होगा? आई के समान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक जीवन पद्धति का दूसरी जीवन पद्धति द्वारा जब विस्थापन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परसंस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण, संस्कृति अंतःकरण या अंतर संस्कृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परसंस्कृतिकरण। देखिए, परसंस्कृतिकरण मतलब ये होता है कि कोई एक व्यक्ति या फिर समाज द्वारा उसकी लाइफस्टाइल में वो किसी जब दूसरे व्यक्ति या समाज की लाइफस्टाइल को ले ले तो उसे हम क्या कहेंगे? परसंस्कृतिकरण। उसने उसको क्या कर लिया? अडॉप्ट जब कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11, एक बढ़ता हुआ बच्चा अपनी संस्कृति की परंपराओं को सीख रहा है, तो ये हम इसे क्या कहेंगे? असंस्कृतिकरण, संस्कृति अंतःकरण, परसंस्कृतिकरण या फिर अंतर संस्कृतिकरण। काफ़ी मिलते जुलते हैं पर इन सबका जो अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो जो 11 का सही उत्तर हो जाएगा वो होगा संस्कृति का अंतःकरण करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जब व्यक्ति समाज के द्वारा स्वीकृत साधनों का प्रयोग करता है किंतु वह समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों को पाने में सफल नहीं होता तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है विचलन, संस्कारवाद, आदर्श शून्यता या फिर नवाचार। इस प्रश्न को समझें, ये कह रहा है कि जब व्यक्ति क्या कर रहा है, समाज ने जो साधन दिए हैं उनका तो प्रयोग कर रहा है लेकिन वो जो उद्देश्य है उनमें सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसे हम कहेंगे 12 का हो जाएगा बी, उसे हम कहेंगे संस्कारवाद। क्या कहेंगे? संस्कारवाद। 13 देखिए, स्वयं की धारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट मुख्यतः बचपन से ही पूर्ण हो जाती है लेकिन यह बाद में परिवर्तित भी हो सकती है। तो ये कोटेशन है, ये किसने दिया था? सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में कौन बात करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं हम, समनर, कूले, मीड या फिर टाइलर। तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स कूले, चार्ल्स हॉटन कूले। 14 देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ निम्नलिखित में से किसका विकास होता है? सामाजिक मूल्यों का, जनरीतियों का, सामाजिक व्यवस्थाओं का या फिर इन सभी का? जो समाजीकरण की प्रक्रिया है उसके द्वारा इनमें से किस चीज़ का विकास होता है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो विकास होता है वो सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, समाजीकरण करते हैं, तो जो समाजीकरण के द्वारा हम सामाजिक मूल्यों का विकास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, निम्नलिखित में से कौन से मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं? भौतिक मूल्य, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य या फिर आर्थिक मूल्य। तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं समाजीकरण। 16, सीखने और भूलने की जो प्रक्रिया है, प्रत्येक संस्कृति में विभिन्नता हो सकती है तथा इसके चलन की अवधि कहीं निर्धारित और कहीं अनिर्धारित भी होती है। बराबर चलन में रहती है, यह 21 वर्ष की उम्र के बाद बंद हो जाती है, ये इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि ये हमेशा चलती रहती है। ठीक है, 17 देखिए कि सामाजिक संबंधों के लिए निम्नलिखित में से क्या होना जरूरी है? परिवार, पड़ोस, प्रथा या फिर चेतना। क्वेश्चन नंबर 17, तो होना चाहिए चेतना, कॉन्शियसनेस। अगर हमें कोई भी सोशल रिलेशनशिप्स को बनाना है तो उसके लिए कॉन्शियसनेस होना, चेतना होना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18, विभिन्न विचारधाराओं वाले व्यक्तियों को सने सने समान विचारधारा वाला बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण, व्यवस्थापन या फिर संघर्ष। धीरे धीरे जब हम एक विभिन्न विचारधारा वाले व्यक्तियों को समान मिलाते जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एसिमिलेशन, है ना, सात्मीकरण, अपने में मिलाते रहना। क्वेश्चन नंबर 19 देखें कि किस समाजशास्त्र के अनुसार ईड और पराहम के पारस्परिक संघर्ष की प्रक्रिया से व्यक्ति का समाजीकरण होता है? तो अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप ये देख सकते हैं कि ईड और ईगो किसने दिया था, तो वो फ्राइड ने दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्राइड। 20 देखिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो समाज को प्रभावित करती है, संपूर्ण जीवन भर चलती है या फिर वयस्कता पर समाप्त हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया ये हमेशा चलती रहती है संपूर्ण जीवन भर, तो इसका बी सही उत्तर होगा। 21 देखिए, समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या सम्मिलित है? ये घोषित करना कि प्रत्येक वस्तु समाज से संबंधित है या फिर
सामाजिक मानदंडों को व्यवस्थित करना, या फिर सावयव की धीमी गति से परिवर्तित करना। डी, समाज को ग्रहण करने का प्रशिक्षण देना। तो जो 21 है वो हमसे ये कह रहा है कि समाजीकरण क्या ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो समाज को ग्रहण करने और उनका प्रशिक्षण देना, कि हम समाज, एक व्यक्ति जब होता है, आप समझिए बात को, जब वो जन्म लेता है कोई बच्चा, तो वो क्या होता है, एक बायोलॉजिकल बीइंग होता है। एक बायोलॉजिकल बीइंग होता है जब कोई बच्चा जन्म लेता है, एक बायोलॉजिकल बीइंग होता है। लेकिन जब वो समाज में रहता है, उसके नियमों को, उसके वैल्यूज़, नॉर्म्स, व्यवहारों, प्रतिमानों को सीखता है, समझता है, बड़ा होता है, तो वो एक बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग बन जाता है। तो जो ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है, ये होती है सोशलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, और इसी को कहते हैं कि समाज को ग्रहण करने का प्रशिक्षण देना। 22 है, पर संस्कृति ग्रहण को प्रभावित करने के लिए भारत में प्राचीन समय में निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाता था। बल का प्रयोग, राजकीय कार्यवाही, ब्राह्मणों द्वारा सांस्कृतिक अभिमति प्रदान करना, या लोगों को शिक्षित करना। तो 22 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बल का प्रयोग। हम किसी को जबरदस्ती पर संस्कृति ग्रहण नहीं कर सकते। 23, एनोमी, आदर्श शून्यता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। ब्राउन, मिल्स, मर्टन, या फिर पार्सन। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मर्टन। वैसे तो फर्स्ट टाइम एनोमी को किसने दिया था, इमाइल डुर्कहाइम, बट आफ्टर डुर्कहाइम मर्टन द्वारा इसे क्या किया गया, और भी ज़्यादा डेवलप्ड किया गया। तो यहाँ पर डुर्कहाइम नहीं है, तो हम जाएंगे मर्टन के साथ। 24, आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। फ्राइड ने, क्रिगार्ड ने, किम्बॉल यंग ने, या मॉस्का ने। 24, वैसे तो सुइसाइड, आत्महत्या का जो मेन सिद्धांत था वो किसने दिया था, थ्योरी डुर्कहाइम ने दी थी, लेकिन इसको साइकोलॉजिकल थ्योरी के रूप में दिया था फ्राइड ने, क्योंकि फ्राइड एक क्या है, साइकोलॉजिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 25, अपराध किसी भी स्वस्थ समाज का अभिन्न अंग है, यह डुर्कहाइम ने अपनी किस पुस्तक में कहा था। क्योंकि जो इमाइल डुर्कहाइम है वो क्राइम को भी सोसाइटी के लिए क्या मानते हैं, जरूरी मानते हैं। वो ये मानते हैं कि थोड़ा बहुत क्राइम होना भी ज़रूरी है, उससे समाज में जो नियम बने हैं, लोगों को क्या होता है, उनसे डर है, और वो क्या करते हैं, समाज में क्राइम करने से डरते हैं, और समाज एक सुचारू रूप से चलता है। इसलिए थोड़ा बहुत क्राइम होना भी ज़रूरी है। क्योंकि डुर्कहाइम क्या है, फंक्शनलिस्ट हैं, प्रकारवादी हैं, जो समाज को एज अ होल देखते हैं और ये समझते हैं कि समाज में जो भी प्रक्रियाएँ हो रही हैं वो सब कुछ सही है। तो उन्होंने ये किस पुस्तक में कहा था, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द सुसाइड, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, या फिर डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो उन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था अपराध का, वो तो उन्होंने दिया था अपनी बुक द सुसाइड में, पर जो वो ये कहते हैं, तो वो कहते हैं किस बुक में, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, इस बुक में वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, आत्महत्या के समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इमाइल डुर्कहाइम, कार्लटन पार्सन्स, डॉक्टर एस पैट्रिक्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इमाइल डुर्कहाइम। सुसाइड नामक किताब डुर्कहाइम ने कब लिखी थी, 1897, 1970, 1872, 1888, या फिर 1860। सो दिस बुक इज रिटन बाय इन द ईयर ऑफ 1897। समूहगत संबंध और सामाजिक पार्थक्य के अभाव के कारण की गई आत्महत्या को हम क्या कहते हैं। इमाइल डुर्कहाइम ने जो अपनी सुसाइड बताई थी, उन्होंने बताया था कि समाज में 4 तरह की सुसाइड होती हैं। कौन कौन सी होती है, एनोमिक होती है, एल्ट्रिस्टिक होती है, फैटलिस्टिक होती है, और ईगोइस्टिक होती है। तो उनमें से समूहगत संबंध और सामाजिक प्रार्थक्य का जब अभाव हो जाता है, जब जो हम आत्महत्या करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे। इसका अर्थ ये हो गया, जब समाज में क्या होता है, हम समाज से दूर हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिमानहीनता मूलक आत्महत्या। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है 29, सामाजिक सिद्धांत और गैलेनियन भौतिकी में किसने समानता स्थापित की थी। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हॉब्स, जो कि सामाजिक सिद्धांत और गैलेनियन भौतिकी में क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप्स, एक इक्वलिटी स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू डुर्कहाइम जो स्वार्थहीन आत्महत्या होती है, मतलब एल्ट्रिस्टिक सुसाइड होती है, उसका कारण क्या है, समूह सभ्यता का महत्तम स्तर होना, समाज में कुछ रूढ़ियों का होना, लक्ष्य और साधन में विरोधाभास होना, या फिर ये सभी। तो जो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि समूह और संबद्धता का जो स्तर हो जाता है वो महत्तम हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति की समाज के साथ उसकी जो
उसके साथ जो इंटीग्रेशन लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। वो समाज को अपने से ऊपर मानता है और समाज के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है। 31 कि जिस आचरण के द्वारा समाज की नैतिक या कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन होता है वो निम्न में से क्या कहलाती है? संहिताचार, भ्रष्टाचार, आचार संहिता या फिर जातिचार। क्वेश्चन नंबर 31, इसका उत्तर हो जाएगा भ्रष्टाचार। देखिए इसमें नैतिक और कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? करप्शन। 32 भ्रष्टाचार से संबंधित जो ये कथन दिया है ये किसने दिया है? कि अपने और अपने सगे संबंधियों, परिवार वालों, मित्रों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई आर्थिक या अन्य लाभ उठाना भ्रष्टाचार है। तो जो इसका ये कोटेशन था, ये बात की थी, तो ये कही थी इलियट और मैरिल ने। किसने कही थी? इलियट और मैरिल ने। 33 इसमें से हमें कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, मतलब गलत छांटना है। अनेक सामाजिक समस्याएं परस्पर संबंधित होती हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर है। 33 बी सामाजिक समस्याएं समाज के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। या फिर सी है सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति अनेक कारणों से होती है, या फिर सामाजिक समस्या विघटन मूलक होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं होती। 36 अकॉर्डिंग टू जॉनसन ने विचलन का विपथगमन की परिभाषा में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया? मानदंडों का जानबूझकर उल्लंघन करना, मानदंडों का व्यक्ति को ज्ञान, या फिर सामाजिक मानदंड या उल्लंघन करने वालों को दंड। तो 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि उल्लंघन करने वालों को दंड दें। कुलपति का घेराव करना, नारेबाजी करना, हड़ताल करना, युवा आंदोलन करना, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? सामान्य व्यवहार है, असामान्य है, विचलित व्यवहार या प्रतीकात्मक व्यवहार है। 37 तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये विचलित व्यवहार, एक डेविएंट बिहेवियर है। 38 विचलन को सांख्यिकीय आधार पर समझाने का प्रयत्न करने वाले विद्वान कौन है? जिन्होंने विचलन को सांख्यिकीय आधार पर समझाया था। तो 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, बेल, साइमन, इंक्लेस, इन सब ने बताया था। 39 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन पढ़ते हैं। सामाजिक नियंत्रण ढीला पड़ जाने या प्रभावहीन हो जाने पर व्यक्ति का व्यवहार किसी भी समय विचलित हो जाता है। आदर्श नियमों की अनिश्चित सीमा व्यक्ति के लिए विचलित व्यवहार की संभावनाएं पैदा करती है। पथभ्रष्ट समूह के प्रति वफादारी की भावना विचलित व्यवहार को जन्म देती है। या फिर ईमानदारी, वफादारी, परिश्रम और लग्न व्यक्ति के विचलित व्यवहार को जन्म देते हैं। इनमें से हमें गलत बताना है कि कौन सा होगा। 39 का तो गलत जो होगा वो है डी। भाई ईमानदारी, वफादारी, परिश्रम विचलित व्यवहार को जन्म कैसे देंगी? ये तो अच्छी चीजें हैं, ये डेविएंट व्यवहार को जन्म नहीं देती। 40 निम्नलिखित में से कौन एक विचलित व्यवहार की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि विचलित व्यवहार कुछ बुरे सामाजिक परिणामों को उत्पन्न करता है। 40 का क्या हो जाएगा? एक सेकंड, नहीं, इसका उत्तर डी नहीं होगा, इसका उत्तर होगा सी। विचलित व्यवहार कुछ अच्छे परिणामों को उत्पन्न करता है, ये गलत बात है। अच्छे परिणामों को उत्पन्न नहीं करता, ये बुरे सामाजिक परिणामों को उत्पन्न करता है। तो जो 40 का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 41 निम्नलिखित में से कौन सा विचलित व्यवहार का सहायक कारक है? एक अस्पष्ट सामाजिक नियम, रीतिपूर्ण समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण की प्रभावहीनता, या फिर इनमें से सारी चीजें। 41 तो 41 का डी होगा, क्योंकि विचलित व्यवहार का कारक ये सारी चीजें हैं। 42 इनमें से आप किसे विचलन की श्रेणी में कहेंगे? वैश्यावृत्ति, भगोड़ापन, अपराध, या फिर उपयुक्त सभी। 42 तो इन सब का क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। एक समूह के सदस्यों की भी संबंधों के टूट जाने या समाप्त हो जाने की स्थिति को इलियट मैरिल ने क्या कहा था? 43 तो इलियट मैरिल ने कहा था ये सामाजिक विघटन है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? विचलन सामाजिक मानदंडों से दूर हट जाना है, औसत व्यवहारी विचलन है, विचलन नियंत्रण को जन्म देता है, या विचलन का संबंध समाज और संस्कृति से है। क्वेश्चन 44 तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, कि औसत व्यवहारी विचलन है, ये सही नहीं है। 45 देखते हैं, ये परिभाषा किसने दी थी? कि विचलन का अर्थ सामाजिक मानदंडों के प्रति प्रतिरूपता है, कन्फर्मिटी है। 45 तो ये कहा था थियोडोरसन एंड थियोडोरसन ने। 46 भ्रष्टाचार या फिर करप्शन निम्नलिखित में से किसका अति हानिकारक स्वरूप है? 46 का हो जाएगा बी,
सामाजिक विघटन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामाजिक विचलन के अंतर्गत बाल निराश्रितता, भिक्षावृत्ति, जातिगत दूरी और पृथक्करण को सम्मिलित किया है? क्वेश्चन नंबर 47। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। 48। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विघटन का आर्थिक कारण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48। तो इसका हो जाएगा ए, पारिवारिक स्थायित्व। जानबूझकर कानून तोड़ना अपराध है, तो ये किसने कहा था? 49। ये कहा था हॉल ने। 50। निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का सबसे प्रमुख कारण रहा है? क्वेश्चन नंबर 50। तो इसका उत्तर हो जाएगा पारिवारिक परिस्थितियाँ, क्योंकि बाल अपराध एक पारिवारिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण कारक रहा है। निम्नलिखित में से हमें गलत चुनना है कि सामाजिक विघटन पूर्ण रूप से नहीं होता, सामाजिक विघटन सदस्यों में मतैक्य को बढ़ाता है, सामाजिक विघटन सामाजिक नियमों के द्वारा प्रभावहीन होता है, या फिर सामाजिक विघटन अवांछनीय स्थिति है। 51। तो इसका हो जाएगा बी। 52 देखें। जब समाज में सामाजिक लक्ष्यों को उनको पूरा करने के लिए उपलब्ध संस्थागत नियमों में पारस्परिक सामंजस्य समाप्त हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? 52 का हो जाएगा बी, सामाजिक विघटन। उसे हम कहेंगे कि समाज में क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सॉल्व किए टोटल 52 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं देन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।